Good morning, sir. Good morning. Good morning. नमस्कार सर। नमस्कार जी। टेस्ट की तैयारी हो गई आप सभी की? Yes, sir. शाबाश, बहुत बढ़िया। जी सर। चलिए, तो आज की शुरुआत जो हम करेंगे क्लास की वो एक क्वेश्चन से करेंगे। लास्ट क्लास में हमने ना एक टॉपिक समझा था और सर जो एनसीईआरटी में लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन टॉपिक है, इसके बाद पेज नंबर 84 पे जो वो क्रॉस दिए हुए हैं, एक बार ये थोड़ा बताते हो, इसमें थोड़ा समझ नहीं आया। कौन सा क्रॉस? दोबारा बोलो। सर वो एनसीईआरटी की बुक में है। हाँ, टॉपिक वो के ना बाद सुनो, चार्ट। वो एक वो दे रखा है आपको, वो रिकॉम्बिनेशन के क्रॉस दे रखे हैं ना, वो उसमें उसने ड्रोसोफिला को लेके क्रॉस कराया है। तो उसमें जी ना सर। दो कलर, उसने दो क्रॉस दिखा रखे हैं आपको। एक में रिकॉम्बिनेशन आ रहा है 1.7%, एक में आ रहा है 37.2% के आसपास। ठीक है, तो ये जो उसमें क्रॉस के अंदर उसने बताया है, तो उसने वही सेक्स क्रोमोसोम को लेके क्रॉस करवाया है। और इसमें जो उसने सेक्स क्रोमोसोम कह रहा हूँ, इसमें उन्होंने जो कैरेक्टर लिए ना ड्रोसोफिला के, तो उसमें उसने विंग कलर और आई कलर को लेके क्रॉस कराया है। एक तो उसने येलो कलर को लेके क्रॉस कराया है, और एक उसने जीन बताया है जो शॉर्ट विंग है, मिनिएचर विंग है, और जो उसका बॉडी कलर है। इनको लेके जब क्रॉस कराया तो उसको 37.2% का या हाँ मिल रहा है। इसके बाद रेशियोज पे मतलब रिकॉम्बिनेंट मिल रहे हैं। तो रिकॉम्बिनेंट का मतलब यहाँ पर है, जैसे उसने एक जगह 1.7 के आसपास दिखा रखा है, एक जगह 37% दिखा रखा है। तो इसका मतलब है जो इसमें न्यू कॉम्बिनेशन आ रहे हैं, एक में तो बहुत कम आ रहे हैं, लगभग 1.7, एक में 37% आ रहे हैं। तो ये इस चीज को दिखाता है कि जो 1.7% आ रहे हैं उसके जीन जो है वो टाइटली लिंक हैं, और 37% वाले जो आ रहे हैं उसके जीन जो है वो इतने टाइटली लिंक नहीं है, मतलब उनके अंदर क्रॉसिंग ओवर ज्यादा हो रहा है। ये वाला टॉपिक हम आज की क्लास में समझेंगे। ठीक है, आज की जो क्लास है ना, जिसमें हम लिंकेज ग्रुप कवर करेंगे, तो आज की क्लास में ये क्रॉस वाला टॉपिक आएगा। तो अभी थोड़ा बहुत आपको आइडिया हो गया होगा, बाकी जब मैं पढ़ाऊंगा जैसे अभी, तो आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। ओके सर। हाँ, आप लोग जो डाउट बोलते हैं वो अगली क्लास में आने वाले होते हैं। चलिए देखिए, तो लास्ट क्लास में हमने अपना एक ग्राफ कह रहा हूँ, एक हमने टेबल बना ली थी, और हमने आपको रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी कैसे निकाली जाती है वो भी हमने फॉर्मूला आपको लिखवाया था। अब आप पहले एक क्वेश्चन करिए, लिखिए, एक क्वेश्चन लिखिए। सभी लोग आई थिंक जुड़ चुके हैं। लगभग सभी लोग जुड़ चुके हैं। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन लिखेंगे, अ प्लांट विद genetic composition, a plant with genetic composition capital A small b, capital A small b, was crossed with another plant, crossed with another plant with genetic सर composition। कैपिटल ए या स्मॉल? ये लिखा है कैपिटल ए, सॉरी स्मॉल ए स्मॉल बी। हाँ यस मनोज बोलिए। कैपिटल ए आएगा सर। नहीं, स्मॉल ए आएगा भाई, स्मॉल ए स्मॉल बी। एक प्लांट है, क्वेश्चन है ये, एक प्लांट है जिसमें आपको उस प्लांट का जेनेटिक कॉम्पोजिशन दे रखा है स्मॉल ए स्मॉल बी, ये ए प्लांट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इसी में आगे कंटिन्यू करेंगे। क्रॉस्ड विद अनदर प्लांट, क्रॉस्ड विद अनदर प्लांट विद जेनेटिक कॉम्पोजिशन प्लस प्लस। ये कोई दूसरा प्लांट मान लीजिए, इसका जेनेटिक कॉम्पोजिशन प्लस प्लस दे रखा है। द टोटल नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग, the total number of offspring
obtained were as follow. The total number of offspring obtained were as follow. तो जो offspring आए वो ये हैं, कैपिटल ए स्मॉल ए जो offspring आए 380, ए प्लस जो offspring आए 90, प्लस बी जो offspring आए 130, प्लस जो offspring आए 400। फिर आपसे कह रहा है कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन जीन ए एंड बी। ए और बी जीन के बीच का डिस्टेंस बताना है आपको। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन उसने दिया है और आपको ये निकालना है। तो अब इसको कैसे करेंगे हम, ए और बी के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस का मतलब यहाँ पर क्या निकालना है, हमें बतानी है ए और बी के बीच की रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी। यही होगा ना, जो उसकी रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी होगी वही इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा। तो रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी निकालने का फॉर्मूला बताइए। ये होता है COV इक्वल्स टू नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ प्रोजेनी या ऑफस्प्रिंग। प्रोजेनी लिखते हैं, टोटल प्रोजेनी कितनी आई है इनटू में 100, ये फॉर्मूला है। तो कैसे निकाल सकते हैं हम, देखो COV इक्वल टू क्या, सबसे पहले रिकॉम्बिनेंट देखो कितने हैं। तो अब आप ये देखना ध्यान से, जो ये डेटा दे रखे हैं ना इनको ध्यान से देखिए, और मैं आप लोगों से पूछूंगा, आप लोग बताना कि क्या ये रिकॉम्बिनेंट है या नहीं। ये वाला रिकॉम्बिनेंट है या नहीं, ए और बी? नो सर, नहीं है। ये कैसा है, ये है पेरेंटल टाइप। क्योंकि देखो पेरेंट्स में भी यही दोनों है ना, उसी तरह ये वाला भी कैसा है, लास्ट वाला ये भी पेरेंटल टाइप है। तो रिकॉम्बिनेंट कौन कौन से हो गए, एक तो ये नया कॉम्बिनेशन बना है ए प्लस बी, ये न्यू कॉम्बिनेशन है, और प्लस बी सॉरी ए और प्लस न्यू कॉम्बिनेशन है, और प्लस और बी न्यू कॉम्बिनेशन है। तो ये दोनों कैसे हैं, यही दोनों हैं रिकॉम्बिनेंट। अब तो बहुत क्लियर हो गया, बहुत आसान हो गया। देखो नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट क्या करोगे, इन दोनों को प्लस कर दो, 90 और 30 कितना हो जाएगा 220 ये हो गया, डिवाइड बाय टोटल प्रोजेनी का मतलब क्या हो जाएगा, ये और ये, टोटल तो सारी प्रोजेनी ये है, इन सबको जोड़ दो, कितना आ जाएगा 1000 इनटू में 100। तो आप कर देंगे, आप लोगों की मैथ तो अच्छी है। कितना आ गया 22%। COV 22% आ गया। इसका मतलब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, ए और बी जीन के बीच का डिस्टेंस पूछा है। तो आप बता सकते हैं, आप बोलेंगे ए एंड बी जीन आर 20 मैप यूनिट अपार्ट। अब देखो ऐसा क्वेश्चन अगर आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है तो सीधा आप 20% देख के या 20 देख के टिक मारोगे, खत्म। लेकिन अगर जो सब्जेक्टिव में ऐसा क्वेश्चन आता है तो पहले आपने COV निकाला और आपने बोला 20% आ गया, आप यही आंसर लिख के आ गए, तो यहाँ गलत हो जाएगा। ये यहाँ आपके नंबर कट जाएंगे, क्योंकि एक हद तक जब बच्चा एकेडमिक एग्जाम देता है तो एक हद तक तो वो अच्छा लिखता है, 90 तक चला जाता है लिखते लिखते, लेकिन 95 से ऊपर जाने के लिए क्या होगा कि आपको जो ये 20% है ना, ये तो आपने COV बताया है अभी, क्रॉस ओवर वैल्यू है, वो इस फॉर्म में पूछ रहा है। आंसर सही है लेकिन वो इस फॉर्म में पूछ रहा है कि ए और बी के जीन के बीच का डिस्टेंस बताओ। तो आप ये लाइन लिखेंगे कि ए और बी जो जीन है वो एक दूसरे से 20 मैप यूनिट की दूरी पर है, ठीक है। तब आपका आंसर वहां पर कंप्लीट हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो ये समझ में आ गया आपको। अगर ऐसे जो क्वेश्चन आपके पास आते हैं कि भाई आपको ऐसे जेनेटिक कॉम्पोजिशन दे देगा तो, और उसमें बोलेगा कि बताइए ये और ये जीन कितनी दूरी पर है, तो उसमें क्या करेंगे आप, उसमें सिंपल है, पहले आप उसके अंदर COV निकाल देंगे,
और जो सीओवी आएगा वो उन दोनों जीन के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा। सीओवी कैसे निकालोगे? रिकॉम्बिनेंट देखोगे और पेरेंटल देखोगे। जो एलील पेरेंट्स के अंदर है वही ऑफ स्प्रिंग के अंदर सेम दिख रहे हैं, अगर मतलब जो एक पेरेंट्स में है वही दूसरे पेरेंट्स ऑफ स्प्रिंग के अंदर दिख रहे हैं, जैसे कि ये वाले हो गए, इस पेरेंट्स के अंदर दोनों ये वाले एलील हैं, ए और बी। अगर आपको ऑफ स्प्रिंग में कहीं पर ये दिखाई दे रहे हैं तो बिल्कुल वो अपने पेरेंट्स की तरह होगा। वेरिएशन कब आएगा? जब इसका एलील और इसका एलील कंबाइन कर जाए, कुछ नया बन जाए, तब वेरिएशन आ जाएगा। तो उस वेरिएशन वाले को, न्यू कॉम्बिनेशन को बोलते हैं हम लोग रिकॉम्बिनेंट। तो ये क्लियर हो गया आपको, और ये निकालना आ गया किस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसको नोट कर लीजिए। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं और वो है लिंकेज। तो रिकॉम्बिनेशन हमने कवर कर लिया, क्रॉसिंग ओवर हमने समझ लिया। अब हम आज बात करेंगे लिंकेज के बारे में। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है लिंकेज। लिंकेज का मतलब क्या है? देखो, लिंकेज एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें जो जीन हैं जो कि एक क्रोमोसोम पे देखे जा रहे हैं, वो एक दूसरे के साथ क्या रहते हैं? एक दूसरे के साथ वो कनेक्टेड रहेंगे। या हम ये भी बोल सकते हैं कि लिंकेज एक फिनोमेना है जिसमें जीन एक साथ रहते हैं एक ही क्रोमोसोम के अंदर, और बिना सेपरेट हुए, बिना एक दूसरे से अलग हुए, वो अगली जनरेशन के अंदर ट्रांसफर हो जाएंगे क्योंकि उनमें क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा। तो ऐसे जीन कहलाते हैं लिंक जीन। अब हम लिंक और अनलिंक जीन को यहाँ पर पहले एक डायग्राम से हम इसमें जो जीन होते हैं वो लिंक्ड कैसे हैं इन्हें समझ लेते हैं। जैसे ये क्रोमोसोम हो गया, ये मान लीजिए ह्यूमन का क्रोमोसोम नंबर 5 है, ठीक है, और ह्यूमन के क्रोमोसोम 5 पर एक तो ये जीन हो गया, ये हो गया, ये हो गया, 1 2 3 4 5 और 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 जीन होगा इसके अंदर। तो ये सारे जीन कैसे हैं आपस में? ये सारे जीन जो हैं लिंक जीन हैं। तो हम ये बोल सकते हैं 12 linked genes are present in chromosome, ये अभी आप लिखिएगा मत, क्रोमोसोम नंबर 5 ऑफ ह्यूमन। ह्यूमन के 5वें क्रोमोसोम पे हमको यहाँ पर 12 लिंक जीन देखने को मिल रहे हैं। अब जो एक ही क्रोमोसोम पर हैं वो तो लिंक जीन कहलाएंगे। अभी आप नोट मत करिएगा, अभी समझिए, मैं सारी बातें बताऊंगा कैसे लिखनी है। पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिखूंगा, उसके बाद ये बनाइएगा। अगर हम ये क्रोमोसोम देख रहे हैं, एक तो ये क्रोमोसोम हो गया और एक इसके साथ में ये क्रोमोसोम हो गया, और इनमें भी जीन रहेंगे। जैसे मान लीजिए इसमें ये हो गया 1 2 3 4 और 2 3 4, और ये 1 2 3 4 1 2 3 4, ये हो गए। तो ये जो जीन हैं, जो दो अलग अलग क्रोमोसोम के जीन हैं, ये होते हैं अनलिंक्ड जीन। तो हमको दो तरह के जीन दिखे यहाँ पर, एक तो लिंक जीन जो एक ही क्रोमोसोम के ऊपर हैं, जिनके बीच में डिस्टेंस कम है, वो कहलाएंगे, एक तो होगा लिंक जीन। और दूसरे जीन वो होते हैं जो अलग अलग क्रोमोसोम पे हैं, ये कहलाएंगे अनलिंक जीन। जो अनलिंक जीन हैं ये इजिली क्या हो सकते हैं? सेपरेट हो सकते हैं, इनमें क्रॉसिंग ओवर आसानी से हो सकता है, जबकि लिंक जीन में क्रॉसिंग ओवर मुश्किल से होता है, बहुत कम होता है इनके अंदर क्रॉसिंग ओवर, ठीक है, क्योंकि ये एक ही क्रोमोसोम के ऊपर देखे जाते हैं। तो ये बात क्लियर हो गई, लिंक जीन क्या होते हैं, अनलिंक जीन क्या होता है, लिंकेज क्या होता है। अब सबसे पहले आप लिंकेज की डेफिनेशन लिखो। तो लिखिए, लिंकेज इज द फेनोमेनन ऑफ certain genes staying together on a same chromosome, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए इसमें, ड्यूरिंग इनहेरिटेंस
ड्यूरिंग इनहेरिटेंस थ्रू जनरेशन, during inheritance through generation without any change और ब्रैकेट में लिख लीजिए सेपरेशन, without any change और सेपरेशन ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर। इस सेकंड पॉइंट का मतलब यह है कि ये एक क्रोमोसोम के ऊपर रहते हैं जीन, और ये जो जीन हैं ये एक जनरेशन से अगली जनरेशन में जब ट्रांसफर होंगे तो इनके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, ये एक दूसरे से अलग नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे अलग? क्योंकि इनके अंदर क्रॉसिंग ओवर बहुत कम हो रहा है, क्योंकि ये जीन आपस में लिंक्ड हैं। इसके लिए आप लिंकेज को समझने के लिए आप ये बना लीजिए क्रोमोसोम नंबर 5, और क्रोमोसोम नंबर 5 में जो आपको 12 जीन दिखाए हैं, ये 12 जीन क्या हैं? लिंक हैं आपस में। ये ह्यूमन का क्रोमोसोम है, इसे बनाइए और ये लाइन लिख लीजिए कि 12 लिंक्ड जीन आर प्रेजेंट इन क्रोमोसोम नंबर 5। तो सेम क्रोमोसोम के ऊपर है, ये आपने बनाइए, ये बनाइए और ये पॉइंट लिखिए, और उसके बाद एक पॉइंट यहाँ पर और लिखिएगा लिंक जीन के बारे में। लिंक जीन के बारे में एक पॉइंट लिखिए, these are the gene which are present on same chromosome. These are the genes which are present on same chromosome. वो जीन जो सेम क्रोमोसोम पे देखे जा रहे हैं उनको हम लोग बोलते हैं लिंक जीन। ठीक है, उसके बाद आप हेडिंग दीजिए अनलिंक जीन, ये अनलिंक जीन, और अनलिंक जीन में लिखिए these are the genes present on different chromosome. These are the genes present on different chromosome. अब डिफरेंट क्रोमोसोम का मतलब क्या हो सकता है? डिफरेंट क्रोमोसोम का मतलब रहेगा जैसे ये वाला हो गया, मान लीजिए क्रोमोसोम नंबर 3, ये हो गया क्रोमोसोम नंबर 4। तो 3 पे कुछ जीन है, 4 पे कुछ जीन है, तो अलग अलग पे जीन है, तो ये हो जाएंगे आपके अनलिंक्ड जीन। मतलब अलग अलग क्रोमोसोम पे जीन देखे जा रहे हैं तो वो अनलिंक्ड जीन हो जाएंगे। तो ये भी आप बना लीजिए अनलिंक्ड जीन क्या होते हैं। अब लिंकेज में और जो हमने लिंक जीन पढ़े हैं, अनलिंक जीन पढ़े हैं, इसमें अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो आप लोग अपना डाउट रख सकते हैं, अदरवाइज हम एक पॉइंट और यहाँ पर समझते हैं, ध्यान से समझिएगा। आप देखिए, हमने लिंक और अनलिंक जीन की बात कर ली। अब जो लिंक और अनलिंक जीन है उसके बारे में हम कुछ पॉइंट्स को और डिस्कस करते हैं। देखो, जैसे आप सभी लोग अब जेनेटिक्स पढ़ चुके हो, काफी अच्छे से पढ़ चुके हो, जितने भी स्टूडेंट हमारे साथ हैं लगभग सबने जेनेटिक्स को पढ़ा है, और आप सबने मेंडल्स के बारे में भी पढ़ लिया है, मेंडेलियन क्रॉस समझ लिए हैं। तो मेंडल का जो डाई हाइब्रिड क्रॉस होता है, एक आपने ये पढ़ा होगा डाई हाइब्रिड क्रॉस, इसमें जो फिनोटाइप रेशियो आता है वो आता है 9:3:3:1। ये बात पता है आपको, ये आप पढ़ चुके हैं सभी। लेकिन अगर जो मैं अनलिंक्ड जीन की बात करें अगर हम, ठीक है, तो अनलिंक्ड जीन के केस में जब हम डाई हाइब्रिड क्रॉस कराएंगे तो उसका फिनोटाइप रेशियो आएगा 9:3:3:1। अनलिंक्ड जीन में ये आता है। और जब टेस्ट क्रॉस कराते हैं तो रेशियो आता है 1:1:1:1:1। ठीक है, ये हमें पता है। ये किसके लिए होता है? ये होता है अनलिंक्ड जीन के लिए। लेकिन अगर लिंक्ड जीन की बात करेंगे, लिंक्ड जीन में क्या है? लिंक्ड जीन में तो भाई आपस में लिंकेज है, और इस केस में जब हम डाई हाइब्रिड क्रॉस कराएंगे तो इस केस में जो फिनोटाइप रेशियो आएगा वो 9:3:3:1 नहीं आएगा, वो आएगा 3:1। और टेस्ट क्रॉस का जो रेशियो आएगा वो आएगा 1:1। ठीक है, तो अनलिंक्ड जीन में, लिंक जीन में जो डाई हाइब्रिड क्रॉस भी अगर यदि आप कराएंगे तो उसका रेशियो 3:1 आएगा और टेस्ट क्रॉस रेशियो 1:1 आएगा। और अगर हम अनलिंक्ड जीन की बात कर रहे हैं और डाई हाइब्रिड क्रॉस करा रहे हैं तो रेशियो 9:3:3:1 आएगा और टेस्ट क्रॉस का रेशियो 1:1:1:1 आएगा। ठीक है, आप चाहें तो ये क्रॉस करके देख सकते हैं। अब हम लोग ये पॉइंट लिख लेते हैं जो हमने अभी समझे हैं। लिखिए,
two unlinked gene will show dihybrid phenotypic ratio of 9:3:3:1 and dihybrid test cross ratio of 1:1:1:1. टेस्ट क्रॉस का रेशियो आएगा डाइहाइब्रिड अनलिंक जीन के लिए 1:1:1:1. ठीक है. अब लिंक जीन के लिए देखिए क्या होगा. टू लिंक जीन और ब्रैकेट में लो प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम. टू लिंक जीन ब्रैकेट में लिखिए प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम will show dihybrid phenotype ratio of 3:1 and dihybrid test cross ratio of 1:1. ये दोनों पॉइंट क्लियर हुए आपको. अब इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं. इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये दोनों कंसेप्ट, ये जो कंसेप्ट है लिंक जीन का, ये और क्लियर हो जाएगा. एक क्वेश्चन लिखिए अब आप. प्लीज राइट डाउन क्वेश्चन. देयर आर थ्री जीन. कितने जीन है यहाँ पर? 3 जीन है. और वो कौन से हैं? देयर आर 3 जीन, कैपिटल A, B एंड C. ये 3 जीन है A, B, C. देयर आर 3 जीन A, B, C, आउट ऑफ विच, ध्यान से सुनिएगा और लिखिएगा, आउट ऑफ विच B and C are tightly linked. Out of which B and C are tightly linked. B और C tightly linked हैं. फिर देखिए आगे. A plant heterozygous for all 3 genes. A plant heterozygous for all 3 genes was self-crossed. Then what could be the phenotypic ratio? तो phenotypic ratio क्या होगा? आपको ये कंडीशन दी है, कैपिटल A स्मॉल a, कैपिटल B स्मॉल b, कैपिटल C स्मॉल c. इसको सेल्फ क्रॉस करा दिया, कैपिटल A स्मॉल a, कैपिटल B स्मॉल b, कैपिटल C स्मॉल c. और ये कंडीशन बोली हुई है कि B और C टाइटली लिंक हैं. तो बताइए phenotypic रेशियो क्या होगा? बताइए. अगर जो आप कंसेप्ट समझ गए हैं तो तुरंत आंसर कर देंगे आप. थोड़ा सा दिमाग लगाइए. थ्री रेशियो 1. 3:1. और कोई? देखिए मैं बताता हूँ. इसमें
आपको सबसे पहले यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं कितने जीन हैं, 1 2 3, 3 है ना। तो ये कैसा क्रॉस हो गया, ये तो ट्राई हाइब्रिड हो गया। अब इसमें ये वाला जीन लिंक नहीं है, ये तो फ्री है, तो अकेला तो ये 3:1 शो कर देगा, और ये दोनों आपस में क्या हैं, लिंक हैं, ये हैं लिंक्ड जीन। ठीक है, तो इन दोनों को हम एक मान के चलेंगे। तो अब ये ट्राई की जगह क्या रह गया, 1 और 1 2 रह गया ना ये, तो ये डाई हाइब्रिड रह गया। और इसका रेशियो क्या होता है, 9:3:3:1। समझ में आया? यस सर। क्लियर है ना सभी को? अगर किसी को थोड़ा सा भी डाउट रहे तो आप लोग पूछ सकते हैं, और अगर समझ में आ गया है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो इसमें ना हमने क्या करा, देखो इसमें उसने बी और सी को तो टाइटली लिंक बोल दिया। तो बी और सी को जब उसने टाइटली लिंक बोला है, तो कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल स्मॉल सी को हम एक जीन कंसिडर कर लेंगे, वो तो एक साथ ही ट्रांसफर होंगे ना। और एक का रेशियो हमें पता है क्या होता है, मोनोहाइब्रिड का 3:1 आता है, और एक कैपिटल है स्मॉल है, वो भी 3:1 शो करेगा। तो 3:1 यहाँ से 3:1 यहाँ से, यानी कि क्या हो जाएगा टोटल 9:3:3:1 जाएगा। तो 2 जीन हो जाएंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर 9:3:3:1 आ जाएगा ये। ठीक है, अब ये क्लियर हो गया। आगे अगर हम समझें तो ये जो लिंकेज है जिसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, लिंकेज की डिस्कवरी किसने करी थी? तो लिंकेज को डिस्कवर किया था थॉमस हंट मॉर्गन ने। तो हम ये बोल सकते हैं कि लिंकेज वाज डिस्कवर्ड बाय थॉमस हंट मॉर्गन ऑन ड्रोसोफिला। जब उसने ड्रोसोफिला के एक्सपेरिमेंट किए थे तो उसने वहां पर लिंकेज को भी स्टडी किया था, और इसके लिए ना मॉर्गन ने एक थ्योरी भी दी थी। मॉर्गन गेव क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज। मॉर्गन ने क्रोमोसोमल थ्योरी दी लिंकेज की। ठीक है, और मॉर्गन ने ये बताया कि जो लिंकेज है ये मेंडल्स के लॉ का एक्सेप्शन है। मॉर्गन एक्सप्लेन दैट linkage is exception of Mendel's law. Mendel's law of independent assortment. आपसे पूछेगा ये कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट यूनिवर्सली एप्लीकेबल क्यों नहीं है, तो आप रीजन देंगे बिकॉज ऑफ लिंकेज, कि कुछ जीन ऐसे होते हैं जो लिंकेज शो करते हैं, इसलिए वो मेंडल के लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को फॉलो नहीं करते। जैसे यहाँ पर नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर भी तो नहीं कर रहे। ये जो जीन है बी और सी जीन, ये मेंडल्स के लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को फॉलो नहीं कर रहे। मेंडल का लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ये कहता है कि जब हम डाई हाइब्रिड क्रॉस को या अलग अलग कैरेक्टर्स को लेके, डिफरेंट फैक्टर्स को लेके जब हम क्रॉस कराते हैं अलग अलग कैरेक्टर्स के लिए एक साथ, तो क्या होता है, जो अलग अलग कैरेक्टर्स के फैक्टर हैं वो इंडिपेंडेंटली एक दूसरे से असॉर्ट हो जाते हैं। लेकिन वो कब होते हैं, वो है जब उनके बीच में लिंकेज नहीं है, जब अनलिंक्ड जीन की बात हो रही है। लेकिन अगर लिंक जीन आ जाते हैं तो वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट नहीं होते। मतलब मान लो ये जीन जो है ना वो एक ही क्रोमोसोम के ऊपर है, बी भी यहीं पर है सी भी, दोनों यहाँ पर लिंक है, तो जहां पर ये क्रोमोसोम जाएगा उसमें दोनों जीन चले जाएंगे, तो एक ही जगह दोनों जीन चले गए, तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, लिंकेज। तो लिंकेज मेंडल के लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का एक्सेप्शन था। ठीक है, फिर हमारे पास आता है कि हम स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज को कैसे निकाल सकते हैं, कि लिंकेज कितना है ये कैसे पता कर सकते हैं। तो ये आपने नोट कर लिया है।
अब हम देखते हैं स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज। स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज ये कैसे निकलता है? स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? डिस्टेंस बिटवीन जीन। मतलब जीन जितनी ज्यादा दूरी पर होंगे उतना उनके बीच में लिंकेज कम होगा। भाई बहुत सिंपल बात है ये तो। जैसे देखो ये क्रोमोसोम है, एक जीन यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, तो इनके बीच में लिंकेज कम होगा। एक ही दूसरा क्रोमोसोम मान लो, इस क्रोमोसोम में एक जीन यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, तो इनमें लिंकेज ज्यादा होगा। एक ये मान लो तीसरा क्रोमोसोम हो गया, इसमें एक जीन यहाँ पर है, एक बिल्कुल इसके पास है, तो इसमें लिंकेज सबसे ज्यादा होगा। तो जितना डिस्टेंस कम होता जाएगा जीन के बीच का उतना लिंकेज क्या होगा? बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो यानी कि सबसे ज्यादा जो स्ट्रेंथ है लिंकेज की वो इस वाले में होगी, फिर इस वाले में होगी, फिर इस वाले में होगी। ठीक है, ये आप समझ सकते हैं। तो हम यही पॉइंट लिख देते हैं यहाँ पर जो हमने डायग्रामेटिकली समझाए हैं। ये लिख लिया आप लोगों ने, स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस बिटवीन जीन के। तो इसमें एक पॉइंट लिखिए, इफ द जीन आर नियर टू ईच अदर, if the gene are near to each other, ब्रैकेट में लिख लो less distance, then linkage is more। तो लिंकेज क्या होता है? ज्यादा होता है। सेकंड पॉइंट लिखिए, if the gene are far away from each other, if the gene are far away from each other, अगर जीन एक दूसरे से दूरी पर हैं, ब्रैकेट में लिखिए मोर डिस्टेंस, देन लिंकेज विल बी लेस। तो लिंकेज क्या होगा? कम होगा। अब अगर हम लिंकेज को क्रॉसिंग ओवर से कोरिलेट करें तो हम ये बोल सकते हैं कि भैया लिंकेज इनवर्सली है क्रॉसिंग ओवर के, और अगर लिंकेज को रिकॉम्बिनेशन से करेंगे तो हम ये बोलेंगे भैया ये इनवर्सली है रिकॉम्बिनेशन के भी। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जितना लिंकेज ज्यादा होगा उतना क्रॉसिंग ओवर कम होगा, और जितना क्रॉसिंग ओवर कम होगा उतना रिकॉम्बिनेशन भी कम होगा। अब ये पॉइंट आपको बिल्कुल क्लियर हो गया है कि लिंकेज बढ़ेगा तो रिकॉम्बिनेशन घटेगा, और अगर रिकॉम्बिनेशन ज्यादा हो रहा है इसका मतलब लिंकेज क्या है उनके बीच में? कम है। लिंकेज कम होने का मतलब डिस्टेंस क्या है? ज्यादा है। ठीक है, अब इन सारी चीजों को, लिंकेज, क्रॉसिंग ओवर और रिकॉम्बिनेशन को कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं उसको हम एक बार समझते हैं। तो ये आपने बना लिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से आप याद रखिएगा। ये रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है लिंकेज, क्रॉसिंग ओवर और रिकॉम्बिनेशन के बीच में। अब हम इसी के बेसिस पर कुछ फैक्टर्स देखते हैं। तो हम बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द लिंकेज, क्रॉसिंग ओवर एंड रिकॉम्बिनेशन। लिंकेज, क्रॉसिंग ओवर एंड रिकॉम्बिनेशन, इनको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं ये समझने की कोशिश करते हैं हम। तो इसमें हम एक टेबल बनाएंगे। टेबल में सबसे पहले आप रखेंगे सीरियल नंबर, उसके बाद आप लिखेंगे फैक्टर, फैक्टर के बाद आएगा चेंज इन फैक्टर, चेंज इन फैक्टर, फिर आ जाएगा आपका लिंकेज, फिर आ जाएगा क्रॉसिंग ओवर, फिर आ जाएगा रिकॉम्बिनेशन। ठीक है भाई, अब देखो कैसे हम इसको समझ सकते हैं। जैसे सबसे पहला फैक्टर है, मान लीजिए ये है डिस्टेंस बिटवीन जी, डिस्टेंस बिटवीन जी।
तो अगर जो हम जीन के बीच का डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो लिंकेज क्या होगा, घटेगा। लिंकेज घटेगा तो क्रॉसिंग ओवर बढ़ेगा, रिकॉम्बिनेशन भी क्या होगा, बढ़ेगा। दूसरा फैक्टर देखो, दूसरा फैक्टर है टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होता है, जो लिंकेज है, लिंकेज घटेगा, क्रॉसिंग ओवर बढ़ेगा, रिकॉम्बिनेशन भी बढ़ेगा। तीसरा फैक्टर है एक्सपोजर टू यूवी रेज, सॉरी यूवी एक्स रेज। एक्स रे ज्यादा करेंगे, अगर ज्यादा एक्स रेज डालेंगे तो लिंकेज घटेगा, क्रॉसिंग ओवर बढ़ेगा, रिकॉम्बिनेशन बढ़ेगा। चौथा फैक्टर है एज। अगर जो एज बढ़ती है तो लिंकेज बढ़ता है, क्रॉसिंग ओवर घटता है, रिकॉम्बिनेशन घटता है। कुछ याद आया, कल वाली टेबल है बिल्कुल सेम, बस इसमें हमने खाली क्या कर दिया है, लिंकेज को ऐड कर दिया है बस। तो ये हमने लिंकेज को समझ लिया, लिंकेज में होने वाले हमने जो फैक्टर हैं जो अफेक्ट कर रहे हैं उनको भी कवर कर लिया है। अब हम चलते हैं लिंकेज ग्रुप की तरफ कि लिंकेज ग्रुप कैसे निकाल सकते हैं, लिंकेज ग्रुप होता क्या है। ये टेबल बनाइए और फिर हम चलते हैं लिंकेज ग्रुप की तरफ। देखिए अब लिंकेज ग्रुप की बात कर लेते हैं। लिंकेज ग्रुप, पहले इसकी डेफिनेशन लिखो फिर समझते हैं। लिंकेज ग्रुप क्या है, इट इज अ linearly arranged it is a linearly arranged group of linked gene. It is a linearly arranged group of linked gene which are normally inherited together, which are normally inherited together. Next point लिखिए, the number of linkage group present in an individual is equal to the number of chromosome in one genome is equal to the number of chromosome present in one genome। और इसके ब्रैकेट में लिख लो हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम, हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम। अब देखिए यहां समझिए, लिंकेज ग्रुप का मतलब होता है कि क्रोमोसोम के अंदर जो लिंक जीन देखे जा रहे हैं उसे हम लिंकेज ग्रुप बोलेंगे। ठीक है, एक साथ कितने जीन हैं जो लिंक हैं उन सबको बोलते हैं लिंकेज ग्रुप। और लिंकेज ग्रुप कैसे निकाल सकते हैं, तो लिंकेज ग्रुप का फॉर्मूला है लिंकेज ग्रुप इक्वल्स टू नंबर ऑफ हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम। ये हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम के इक्वल होता है, यानी कि n के बराबर है ये। ठीक है, तो ये क्या रहेगा, n के बराबर रहेगा। जैसे हम एक एग्जांपल समझ लेते हैं यहाँ पे। जैसे ये है, मान लीजिए एक ऑर्गेनिज्म में ये 2n कंडीशन है, 2n इक्वल टू कितना है, 2 है, इसमें ये 2 क्रोमोसोम है, तो ये तो था क्रोमोसोम नंबर हो गया। अब इसका लिंकेज ग्रुप कितना आ जाएगा, लिंकेज ग्रुप इसका आ जाएगा n रहेगा, ये 2 है तो वो कितना हो जाएगा, n इक्वल्स टू 2/2 हो जाएगा, यानी कि 1। तो लिंकेज ग्रुप कितना आ जाएगा इसका, 1 आ गया। ठीक है, तो जितना हैप्लॉइड सेट क्रोमोसोम रहेगा वही उस ऑर्गेनिज्म का लिंकेज ग्रुप होगा। अब हम कुछ ऑर्गेनिज्म के लिंकेज ग्रुप को यहाँ डिस्कस करते हैं कि लिंकेज ग्रुप अलग अलग ऑर्गेनिज्म में क्या क्या हो सकता है। तो अब हम बात करते हैं अलग अलग ऑर्गेनिज्म के लिंकेज ग्रुप के बारे में। देखिए लिंकेज ग्रुप ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, अलग अलग ऑर्गेनिज्म के लिंकेज ग्रुप को समझते हैं। इसके लिए हम एक टेबल बनाएंगे, सीरियल नंबर,
यहाँ हो जाएगा ऑर्गेनिज्म, उसके बाद आ जाएगा क्रोमोसोम नंबर, क्रोमोसोम नंबर के बाद आएगा हैप्लॉइड सेट, हैप्लॉइड सेट कितना है, और हैप्लॉइड सेट के बाद आ जाएगा लिंकेज ग्रुप। हैप्लॉइड सेट का मतलब है n, क्रोमोसोम नंबर का मतलब है 2n कंडीशन। ठीक है, सबसे पहले देखिए, पहला हम देखते हैं इसमें, तो फर्स्ट जो हमारे पास आता है वो है गार्डन पी। गार्डन पी में जो कंडीशन है 2n इक्वल टू होती है 14, इसमें 14 क्रोमोसोम होते हैं, तो n कितना हो गया 7, तो लिंकेज ग्रुप कितना हो गया 7। सेकंड हम बात करते हैं तो हमारे पास आता है अनियन, प्याज। प्याज में होता है 2n इक्वल टू 16, टोटल 16 क्रोमोसोम होते हैं, n हो गया 8 हैप्लॉइड सेट, और लिंकेज ग्रुप कितने हो गए 8। तीसरा हमारे पास आता है ड्रोसोफिला, फ्रूट फ्लाई। ड्रोसोफिला में 2n इक्वल टू होता है 8, 8 क्रोमोसोम होते हैं, तो n कितना हो गया 4, लिंकेज ग्रुप कितना हो गया 4। फोर्थ हमारे पास आता है ड्रोसोफिला के बाद मेज, मक्का। मेज में कितना होता है 2n इक्वल टू 20 होता है, इसमें क्रोमोसोम 20 है, हैप्लॉइड 10 हो गए, लिंकेज ग्रुप भी कितना हो गया 10। फिर बैक्टीरिया की बात करते हैं। बैक्टीरिया की अगर बात करोगे तो बैक्टीरिया में यहाँ पर इसमें n ही होता है, 1 होते हैं, क्रोमोसोम भी 1 होते हैं, क्योंकि इसके सारे क्रोमोसोम को, जितना भी इसमें आपका न्यूक्लियोइड देखा जा रहा है, सारा डीएनए को मिला के हम एक क्रोमोसोम कंसिडर करते हैं, तो ये भी 1 हो गया इसमें हैप्लॉइड सेट, तो इसका लिंकेज ग्रुप भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं ह्यूमन की, 6। ह्यूमन की अगर बात करेंगे तो ह्यूमन में आप सभी को पता है 2n इक्वल टू 46 होता है। ठीक है, अब इसमें लेकिन दो कंडीशन बनेगी, मेल अलग फीमेल अलग। तो अगर जो मेल की बात करेंगे तो इसमें n तो 23 ही रहेगा, लेकिन अगर जो मेल की बात करेंगे तो लिंकेज ग्रुप क्या हो जाएगा 22 प्लस x होगा ना, तो इसमें हो जाएगा क्या, अच्छा मेल में 22 प्लस x प्लस y ये रहेगा, तो मेल में जो लिंकेज ग्रुप होगा वो हो जाएगा 24, और फीमेल में जो लिंकेज ग्रुप होगा वो क्या हो जाएगा 22 प्लस x होता है, तो इसमें तो एक को ही कंसिडर करेंगे, तो ये हो जाएगा 23। ये यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है इसके लिंकेज ग्रुप में, जो आपको याद होना चाहिए। इस पूरी टेबल में आपको 3 के लिंकेज ग्रुप याद होने चाहिए, एक तो मेज का पता होना चाहिए, पूछ लेता है, एक बैक्टीरिया का पता होना चाहिए, और एक ह्यूमन का पता होना चाहिए। ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये हमने समझ लिया लिंकेज ग्रुप के बारे में भी। अब लिंकेज ग्रुप कवर करके हम जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास कुछ चीजें आती हैं, जैसे एक आता है कंप्लीट लिंकेज, दूसरा आता है इनकम्प्लीट लिंकेज। देखो, जब जो जीन एक दूसरे के साथ बहुत ही क्लोजली एसोसिएटेड रहते हैं तो वो रिप्रेजेंट करते हैं कंप्लीट लिंकेज को। जैसे मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, इसको रब कर देते हैं। पहले ये टेबल आप सभी ने बना ली होगी, देखिए जैसे ये जीन है, और ये एक दूसरे के साथ क्लोजली एसोसिएटेड है, एक ये जीन हो गया और एक ये हो गया, ये बहुत टाइटली आपस में जुड़े हुए हैं, तो ये शो करेंगे कंप्लीट लिंकेज, ये पूरी तरह से लिंक है। और कुछ जीन ये हैं, ये यहाँ पर है और ये यहाँ है, तो ये जीन शो कर रहे हैं इनकम्प्लीट लिंकेज। तो अगर जीन एक दूसरे के साथ बहुत ही क्लोजली एसोसिएटेड है, टाइटली पैक्ड है बहुत ज्यादा, तो वो कंप्लीट लिंकेज शो करते हैं, और जो थोड़ा लूजली एक दूसरे के साथ एसोसिएटेड रहते हैं, एक दूसरे से थोड़ा डिस्टेंस पर रहेंगे, वो शो करेंगे इनकम्प्लीट लिंकेज। तो जब मॉर्गन ने एक्सपेरिमेंट किया ड्रोसोफिला के ऊपर, तो ड्रोसोफिला में उसने ये पाया कि जो व्हाइट और येलो कलर के जीन हैं, व्हाइट कलर का जीन और येलो कलर का जो जीन है वो आपस में टाइटली लिंक्ड हैं,
टाइटली लिंक होने का मतलब है कि ये कंप्लीट लिंकेज शो कर रहे हैं। इसकी वजह से इनमें जो रिकॉम्बिनेंट आए वो सिर्फ 1.3% ही आए, मतलब बाकी सारे तो पेरेंटल टाइप आ गए, सिर्फ 1.3% ही ऐसे आए थे जिनके अंदर थोड़ा चेंजेस था, जो अपने पेरेंट से थोड़े अलग थे, रिकॉम्बिनेंट थे। जबकि जब इन्होंने व्हाइट कलर और मिनिएचर विंग की बात करी, मिनिएचर का मतलब है छोटे विंग, इनके जो जीन देखे, इनके जीन आपस में उतना टाइटली लिंक नहीं थे, ये इनकम्प्लीट लिंकेज शो कर रहे थे, मतलब लिंक तो थे लेकिन टाइटली लिंक नहीं है। तो इनसे जो रिकॉम्बिनेंट उन्होंने मिला वो उनको मिला 37.2%, और इसको इन्होंने बताया कि इसमें 37.2% ऑफ स्प्रिंग जो हैं वो न्यू वेराइटी शो कर रही हैं, अपने पेरेंट से अलग हैं, बाकी सब कैसी हैं 63% के आसपास जो हैं वो अपने पेरेंटल टाइप हैं। तो इसे हम बोल सकते हैं 62.8 पेरेंटल टाइप हैं। तो ये हमारा जो एक्सपेरिमेंट है, जो मॉर्गन ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था ड्रोसोफिला के ऊपर, उसके अकॉर्डिंग उसने लिंकेज के ये रिजल्ट देखे। उसने ये देखा कि व्हाइट कलर वाला और येलो वाला जीन जो है वो आपस में एक दूसरे के साथ बहुत क्लोजली एसोसिएटेड हैं, वो कंप्लीट लिंकेज शो कर रहे हैं, इसलिए उनमें रिकॉम्बिनेशन बहुत कम आ रहे हैं। जबकि जो व्हाइट कलर और मिनिएचर विंग वाले हैं ये आपस में क्या कर रहे हैं, ये जो जीन है वो इनकम्प्लीटली लिंक हैं, इसलिए इनके अंदर जो रिकॉम्बिनेंट हैं वो ज्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं। ठीक है, ये रिजल्ट था जो हमें देखने को मिला। तो ये बात हमने समझ ली। तो ये हमारा जो कंप्लीट और इनकम्प्लीट लिंकेज का पोर्शन है, इसको हम नेक्स्ट क्लास के अंदर लिख लेंगे। आज मैंने आपको मॉर्गन के दोनों एक्सपेरिमेंट भी बता दिए। यही वाला जो एक्सपेरिमेंट है वो आपको फ्लो चार्ट की फॉर्म में करके दिखा रखा है। ठीक है, तो उसमें आपको अलग अलग उसने रिकॉम्बिनेंट की वैल्यू बताई है, और यहाँ से आई थिंक वो वैल्यू भी आपको क्लियर हो गई होगी, वो पॉइंट भी क्लियर हो गया है। तो इन पॉइंट्स को हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर लिखेंगे। तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई करें, और आप लोग जो लाइव क्लास अटेंड करते हैं ना, तो पूरी तरह से आप सभी लोग अटेंड करिए, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कुछ बच्चे धीरे धीरे क्लास के बीच में से ही आउट हो गए। तो एक बात और आप लोगों को मैं बता दूं कि अगर आप लोग तो अच्छे बच्चे हो, अटेंड कर रहे हो, कल बताऊंगा जो कहे हैं उनको। ठीक है, चलिए, तो यहाँ तक करके रखते हैं, बाकी कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच। आप लोग पढ़ के रखिएगा अच्छे से, और जो भी आप लोगों को डाउट आते हैं वो डाउट आप लोग साझा कर सकते हैं हमारे साथ। धन्यवाद।